तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 हमारे अतीत का तीसरा अध्याय। और इसमें आपको पढ़ना होगा आरंभिक नगर के बारे में। तो आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी सिविल सर्विस, चाहे किसी स्टेट सिविल सर्विस, या फिर आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हों, ठीक है, तो जो भी पढ़ाई कर रहे हो सभी के काम में आएगा। ठीक है, चाहे किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सी टेट मेट जितने भी होते हैं, टेट नेट या फिर कुछ भी आप तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तब आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में एंड क्या क्या हमें पढ़ना होगा। एक चीज़ जान लीजिए कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ के जाएंगे तो एग्ज़ाम में कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है, देखिए क्लास 6 जो है हमारा बेसिकली इसमें हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे पूरी तरह से। क्लास 6 के एनसीईआरटी में क्लास 7 से हम लोग जो है पढ़ाई को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो क्लास 6 केवल आपको बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा है हिस्ट्री के तौर पे, ठीक है, और इसमें हम लोग प्राचीन इतिहास का जितने भी बेसिस होते हैं, आधारभूत चीज़ें, उन सभी चीज़ों को जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 लड़के हैं एंड प्रत्येक बार यहाँ पे जो है लड़के का जाति, धर्म और नाम चेंज किया जाता है ताकि भारत में जो विविधता है, विविधता में एकता, अनेकता में एकता, उसे बनाए रखा जाए। ठीक है, वो उसको भी एनसीईआरटी ने पूरी तरह ध्यान में रखा है। तो देखिए पुराने भवन का संरक्षण, यहाँ पे 2 लड़के हैं, इनकी कुछ जिज्ञासाएँ हैं। जसपाल और हरप्रीत। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर, जो वो खंडहर घर था जहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। गली के बच्चे क्या बोलते थे? ये रे यार, ये तो भूतहा घर है, उसके सामने मत जाओ। और कुछ लोग वहाँ पे उसकी तारीफ़ें कर रहे थे, ठीक है, उस घर की। अब क्या बोल रहे हैं तो आइए देखते हैं। लोग बोल रहे थे कि एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो, और एक ने कहा क्या आपने कहीं लकड़ी और लड़की में ना थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी, यानी कि जो नक्शा वगैरह बनता है, नक्शी, ठीक है, नक्काशी जो हम लोग बोलते हैं, नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा। और वो कौन हो जाएंगे आप लोग अनुमान से बताइए? वे आर्कोलॉजिस्ट थे, यानी कि पुरातात्विकविद थे। हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि क्या वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत ने सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो जाता है। वे अभी बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि हमें ये पुरातात्विक चीज़ों की खोज के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं इनका अंत क्या होता है। तो हड़प्पा की कहानी, आरंभिक नगर, जैसा कि हम लोगों ने हर बार कहा है कि किसी भी सब्जेक्ट का जो अध्याय का जो नाम होता है उसमें 40% चीज़ें छिपी होती हैं। जैसे कि आरंभिक नगर यहाँ पे नाम रखा गया है, ठीक है, स्टार्टिंग जो शहर हुए थे, बसना शुरू हो गए थे, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा कि भारत में जो नगर बन रहे थे, शहर बन रहे थे, वह कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमको जानना है। तो जब भी बात आए आरंभिक नगर तो आ जाइए सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो आइए हड़प्पा की कहानी को जानते हैं। देखिए अक्सर पुरानी इमारत यानी कि घर वगैरह की अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, जब 1953 ईस्वी में, तो इस काम में जुड़े इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिल गया। पुरास्थल की खोज कब हुई थी? उसी समय जब रेल लाइनें बिछाई जा रही थी 1921 वगैरह में, ठीक है, तो उस समय ही जो है इसकी खोज शुरू हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को पता चला इसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। और यह किस स्थान में है? अभी पाकिस्तान में सिंध नाम का एक एरिया था, वहाँ से मिला था। तो सिंध का जो एरिया है अभी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है 1947 के बाद से। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिल सकती हैं। जब रेल लाइनें बिछाने लगे लोगों ने तो वहाँ पे ईंट मिलना शुरू हो गया। तब देखा कि यार इतना ज़्यादा ईंट मिल रहा है, वे सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों को हजारों ईंट उखाड़ ले गए। उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई, उस ईंट से क्या किया? रेलवे लाइन भी बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं, क्योंकि वे ईंटों को
उठा उठा कर ले गए। उन्होंने थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया रेलवे वालों ने कि देखो यार यहाँ पे कुछ हो सकता है जो कि इतिहास में कुछ ऐसा हुआ है जो हमें पता ना हो। उन्होंने केवल अपना काम निकाल लिया रेलवे वालों ने, ठीक है। उसके लगभग 80 साल बाद, उसके लगभग कितने साल बाद, 80 साल बाद पहले पुरातात्विकविद ने यानी कि पहले आर्कोलॉजिस्ट ने स्थल को ढूंढा, हड़प्पा को ढूंढा सबसे पहले, ठीक है। तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप यानी कि भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसी कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इसीलिए बाद में मिलने वाली इस तरह के सभी पुरास्थल और इमारतें और चीज़ें मिली, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। मैंने सिंपली बता दिया कि हड़प्पा नामक स्थान में जो सबसे खोज हुई थी उस स्थान की रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में, तो सबसे पहले जो स्थान की खोज की गई वह हड़प्पा नामक स्थान से की गई थी, हड़प्पा से। इसी कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है और इसका दूसरा नाम सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। और इसकी खोज की थी राय बहादुर दयानाम साहनी नामक एक आर्कोलॉजिस्ट थे, ठीक है, या फिर पुरातात्विकविद थे हिंदी में। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहिए दोस्तों हमारी नज़र में, क्योंकि वे हमें इतिहास की जानकारी बताते हैं, हमें यह जानकारी देते हैं कि इतिहास में बहुत सारी चीज़ें ऐसे घटित हुई जो आज का प्रमाण है, ठीक है। देखिए यहाँ साइड में कुछ दिया है, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, मतलब कि पंजाब वहाँ का एक राज्य है, जैसे भारत में पंजाब राज्य है वैसे पाकिस्तान में भी पंजाब राज्य है। पाकिस्तान में कुल 8 राज्य हैं, मात्र 8 राज्य, और हमारे भारत में 28 राज्य। वहाँ पे पाकिस्तान और सिंध 2 राज्य हैं, जहाँ पे भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों से मिलकर जो यह सिंधु घाटी की सभ्यता है यह फैली हुई है। इन सभी स्थलों से पुरातात्विकविदों को अनोखी वास्तुकलाएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल रंग के बर्तन मिले हैं, जिन काले रंग के चित्र अभी हम देखेंगे, पत्थर के बाट, मतलब कि जो बाटखारा वगैरह होता है। उसके बाद सिक्के मिले थे, पैसे, सिक्के, उनके मोहर, तांबे के उपकरण, पत्थर और लंबे, इन सब चीज़ों को मिला है, ठीक है, ब्लेड वगैरह। अब आइए देखते हैं कि इन नगरों की जो विशेषताएं थी वह क्या थी। आखिर ये नगर इतने विशिष्ट क्यों थे, इतने फेमस क्यों थे, तो आइए बात करते हैं। देखिए इन नगरों में से कई को 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था, जो सिंधु घाटी की सभ्यता था उसका पश्चिम वाला भाग जो था छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले हिस्से में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विकविदों ने नगर दुर्ग कहा। जो भाग ऊंचाई पर था उसे क्या कहा गया? उसे नगर दुर्ग कहा गया, ठीक है। ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा गया? नगर दुर्ग। और जो निचले हिस्से था, निचले हिस्से को इन्होंने क्या कहा? निचले हिस्से का नगर कहा गया, निचला नगर, ठीक है। जो निचला हिस्सा था हिस्से को निचला नगर कहा गया और ऊंचे वाले को नगर दुर्ग कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारी जो थी वह पक्की ईंटों से बनी हुई थी उस जमाने में। और यह बात कब की है? यह बात है लगभग आपका 1750 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व, 1750 ईस्वी पूर्व से लेकर से 2500 ईस्वी पूर्व की बात है। ये बात मालूम नहीं टाइम यहाँ पे दिया है या नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये क्लास एनसीईआरटी का ही एक बुक से मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता थी, दोनों 4 दीवारी की पक्की ईंटों के बनाई गई थी। इसकी ईंट इतनी अच्छी और पकी थी कि हजारों सालों बाद तक उनकी दीवारों पर खड़ी थी, समझ रहे हैं। और उन ईंटों का ही प्रयोग रेल के लिए किया जा रहा है। कितनी मजबूत ईंटें बनाई होंगी सोचिए ज़रा। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत, और उस समय सीमेंट वगैरह भी नहीं था फिर भी उतनी मजबूत थी। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो ईंटें थी ना वह चूना का नाम सुने ना, चूना, बस जो पान की दुकान में मिलता है उसी चूने से बना करके उस टाइम जुड़ाई होता था, ईंटों की जुड़ाई। कुछ नगर के दुर्ग यानी कि ऊंचे ऊंचे जो नगर थे, कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक मतलब ही बड़ा ही शहर था मोहनजोदाड़ो। इसमें एक ऋतिक रोशन की फिल्म भी आई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातात्विकविदों ने महान स्नागार कहा।
इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। ठीक है, ये जो था आपका मोहनजोदाड़ो, यहाँ पे महान एक बड़ा सा स्नानागार बनाया गया था, बड़ा सा स्नानागार बनाया गया था और तालाब भी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? तालाब। कहाँ पे? मोहनजोदाड़ो पे। और इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद इस तालाब को बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। सोचिए उस समय इतनी फैसिलिटीज़ बनाई गई थी। इसमें जो है आपका उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। इसमें भरने के लिए चारों ओर कमरे कहाँ पे थे जी? सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। इस सरोवर में यानी कि वह जो तालाब था, सरोवर में सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। चारों ओर कमरे जो था, वो हम लोग आजकल बोलते हैं ना कि वॉशरूम है, ठीक है, या बाथरूम है, तो वो सब की भी सुविधा थी। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था जब भर जाता था। तो शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे, शायद कोई पूजा पाठ होता होगा। और कालीबंगन और लोथल जैसे अन्य नगर, वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का और अन्य नगर थे, मतलब अन्य शहर थे, कालीबंगन और लोथल। कालीबंगन और लोथल, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, अन्य नगर में अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिले हैं? अग्निकुंड, जहाँ पे हवन वगैरह होता है। ठीक है, संभवतः यज्ञ होते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, यानी कि स्टोर रूम भी मिले हैं। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा मानचित्र, ये सिंधु घाटी सभ्यता का मानचित्र है, देख लीजिए। सबसे पहले जो खोज हुआ था सिंधु सभ्यता में, वह खोज हुआ था आपका कौन से स्थान का? हड़प्पा का। और हड़प्पा कहाँ पे है? तो देखते हैं, हड़प्पा यहाँ पे ये स्थान पे है। ठीक है, ये अभी पाकिस्तान के हिस्से में है और ये जो स्थान है पाकिस्तान के हिस्से में है। उसके बाद सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे स्थित है। अक्सर पूछा जाता है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है, देख लीजिए, रावी। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदाड़ो, ये देखिए यहाँ पे है, जहाँ पे स्नानागार यानी कि नहाने वाला बांध तो था। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब आगे पढ़ते हैं, तो चलिए ये देखिए स्नानागार जो मोहनजोदाड़ो में था, उसका एक फ़ोटो दिया गया है, देख सकते हैं कितना डिजाइनदार बनाया गया है। तालाब को एकदम लगता है कि हाँ यार, आजकल के इंजीनियर वगैरह बनाए हैं। और ये देखिए हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई कर रहे हैं कुछ लोग, तो ये राजमिस्त्री जी हैं। और ये इस तरह के सीढ़ियाँ बनाई गई थी, देख रहे हैं सीढ़ी, सब यहाँ पे सीढ़ी बनाया गया है कैसे। अब आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब भवन और नाले और सड़क। ठीक है, भवन कैसे थे, नल जो नाला रखा गया था, नली, वो नली कैसे थी, तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे हड़प्पा नगरों की चिनाई ईंट हो गया। देखिए इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे, या तो एक तल्ला होता था यहाँ पे, या फिर दो तल्ला होता था। घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, नहाने के लिए एक अलग सा रूम होता था। कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं, कुछ घरों से थोड़ा सा डकार ले रहा हूँ यार, कुएं भी मिले हैं। तो अब आइए देखते हैं भवन, नाले और सड़कें किस टाइप के थे सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो इन नगरों के जो घर थे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। ठीक है, एक तल्ला या दो तल्ला होता था, 4 रूम 5 रूम होते थे और एक नहाने का भी रूम होता था। उसके साथ ही कई नगर में आपके जो हैं, कई नगरों में मतलब कि कई शहरों में ढके हुए नाले होते थे। वे नाले खुले नाले नहीं हुआ करते थे, जो आजकल के नाले खुले होते हैं ना, वो नहीं। आजकल के जो अच्छे बड़ी शहरों में जिस तरह ढके नाले थे, उसी तरह वहाँ पर भी जो नाली था वह ढकी थी ईंटों से। ठीक है, सीधी लाइन में बनाया जा रहा था और हर नाली हल्की ढलान होती थी ताकि पानी जो है आसानी से बह सके। अक्सर घरों की जो नालियाँ थीं वो सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था ताकि जो बाद में सड़े गले नाले मिल जाएं। ठीक है, उसके बाद जो क्या बोला जा रहा है कि नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह ये क्या था, मैन होल बनाए गए थे।
जिनके जरिए देखभाल और सफाई का कार्य पूरा किया गया था। आपने फिल्मों में देखा होगा कि नाला में कहीं से आदमी घुस जाता है वो उठा के, ठीक है, तो वो उसी टाइप से मैनहोल बनाए गए थे ताकि वहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे सारा कुछ काम तो सही से चल रहा है ना, नाला ना कहीं पे आके अटक गया है कुछ अचड़ा कचड़ा, ठीक है, उसके लिए बन गया था। यहाँ पर वर्णित घरों पर पिछले अध्याय में वर्णित घरों में क्या अंतर दिखाई देते हैं? तो बहुत अंतर है जी। वहाँ पे तो हम लोग गुफाओं के घरों में रहा करते थे और यहाँ पे तो एकदम आधुनिक ज़माने जैसे घर हैं। अब देखते हैं नगरीय जीवन कि जो शहर के लोग हुआ करते थे वह किस टाइप से रहा करते थे, रहन सहन कैसा था उनका। तो देखिए, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे, देखिए कंफर्म नहीं है, प्राचीन इतिहास जब भी पढ़िएगा तो कंफर्म कुछ भी नहीं होता है, सब संभावनाएं होती हैं। जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे, ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपनी खास रखने होंगे। इन नगरों में लिपिक होते थे जो मुहरों पर लिखते थे, जो मुहरों पर यानी कि सिक्कों पर लिखते थे, मनकों पर, ठीक है, लिखते थे, अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी के बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे, ठीक है। तो उस ज़माने में भी लिखाई पढ़ाई की काम शुरू हो गई थी। आगे है कि इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर किसी तरह की चीज़ें बनाते थे, बुनते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, लंबे लंबे यात्रा ट्रेवल्स भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही साथ सुदूर यानी कि दूर देशों के किस्से कहानियाँ भी सुनाया करते थे। मिट्टी के बने कई खिलौने भी मिले हैं जिसमें बच्चे खेलते थे, ये सभी मिले हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे फ़ोटो, ये नाली का फ़ोटो है ये वो, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाली है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ये कुआं है। मोहनजोदड़ो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है तो इसको पहले पढ़ेंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ, क्या इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, इसको पढ़ते हैं। ये क्या है कि सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला और एक कुआं है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर है, ठीक है। इस मुहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप यानी कि भारत में पाए जाने वाले लेखन का यह प्राचीनतम लेखन है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। अब देखिए ये तो नली हो गया, ये आपका कुआं हो गया। यहाँ पे देखिए ये सिक्के हैं, ये सिक्के हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में चलते थे। आज के सिक्के तो हम लोग ऐसे होते हैं, गोल होते हैं, लेकिन उस ज़माने के सिक्के इसी टाइप के थे। और ये खिलौने मिले हैं जो कि शायद वहाँ के बच्चे के लिए खेलने का साधन था। अब आइए देखते हैं नगर और ख़ास शिल्प, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, बटखरा है। आज के ज़माने में 1 किलो 2 किलो 200 ग्राम 400 ग्राम का बटखरा होता है ना, जिसे हम लोग बाट भी बोलते हैं। तो ऊपर के बाट देखो कितने ध्यान से उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया। इन्हें चार्ट पर पत्थर से बनाऊं तथा इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मन के, यहाँ पे देखिए ये जो मध्य है यहाँ पे ये मनका वगैरह है, ठीक है। और मध्य में बाएं मन के कई कार्निल पत्थरों से बनाए गए हैं। पत्थरों के काट और तराश के बनाए गए हैं। इनके बीच छेद किए गए थे, धागा डालकर माला बनाई गई है। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, ये पत्थर के धारदार फलक हैं, पत्थर से बनाए गए हैं और ये लगता है कि कोई तलवार जैसा ना। साथ ही यहाँ पे दिखाया गया है कि नीचे कढ़ाई वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनाई हुई मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। ये देखिए मूर्ति है, ये पुरोहित की मूर्ति है और ये यहाँ पे कढ़ाइयाँ भी बनी गई, ये देखिए कढ़ाई है, ठीक है। तो ये पुरोहित की मूर्ति है, मतलब कि पंडित जी की मूर्ति है।
जो मोहनजोदड़ो से मिली है। अब आइए पढ़ते हैं नगर और शिल्प के बारे में। तो आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानते हैं जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए हैं, मिले हैं। तो क्या क्या चीज़ें मिले हैं? पुरातात्विक विदों को चीज़ें वहाँ मिली जिनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाए गए थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए गए थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए गए थे। ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? उसके बाद बोला जा रहा है कि यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं मनके और बाट थे। मनके मतलब समझ लीजिए कि सिंपल सा आपका ज्वेलरी है। ठीक है। और बाट वो जो देख ही लिए बटखरा, ये आपका पत्थर का धारदार फलक है या फिर तलवार आप बोल सकते हैं। आगे है कि यहाँ पे एक मिनट यार, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें, जो मोहर था यानी कि आपका सिक्का पत्थर की थी, पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन्हें आयताकार, जो अभी हम लोगों ने देखे थे पत्थर का सिक्का की तुलना किए गए थे, वही सिक्का था। मोहरों पर सामान्यतः जानवर के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन कुएं किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो देखो पृष्ठ संख्या 6। आइए अब देखते हैं पृष्ठ संख्या 6 में कि किस तरह से उनके जो हैं, ये देखिए यहाँ पे मिले हैं, इनके खिलौने भी मिले हैं। सारा कुछ अभी हम लोगों को पढ़ना है, तो अब आइए पढ़ते हैं, अभी काफ़ी कुछ बाकी है। तो हम लोग वो थे, अब पढ़ना होगा पुरोहित जी के बारे में। चलिए जी, पुरोहित जी क्या है इनके बारे में देखिए। आज से लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ में किसकी खेती होती थी? कपास की। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष और चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फैयांस से बनी हुई तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। अब आइए देख लेते हैं कि मेहरगढ़ और मोहनजोदड़ो कहाँ है। तो हम लोगों ने देख लिया था मानचित्र, लेकिन फिर और एक बात देखेंगे ताकि हमारे दिमाग में, जहन में उतर जाइए। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारा मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़ कहाँ है जी? तो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर दिखेगा तो ठीक बात है। कालीबंगन है, राखीगढ़ी है, चूहनदड़ो, साक्षात्कार है, लोथर, यहाँ पे मेहरगढ़ नहीं दिया गया है। तो समझ लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा सा शहर होगा जिसे मेहरगढ़ कहा गया है। ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि इनमें से अधिकांश जो वस्तुएं थी, वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते हैं, उसे विशेषज्ञ कहा जाता है। ठीक है। विशेषज्ञ जो किसी खास चीज़ की बनाने के लिए ट्रेनिंग लिया होता है, उसे हम लोग विशेषज्ञ कहते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, स्पेशलिस्ट आदमी है यह। पत्थर को तराशना, मनके चमकाना, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ संख्या 28 पर देखो कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ये जो मूर्ति बनाई गई है, देखिए तो यहाँ पे दाढ़ी बनाया गया है, ये दाढ़ी है ना, और यहाँ पे कढ़ाई, किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार ही यह बना सकता है। तो बिल्कुल इस बात से सिद्ध होता है कि उस ज़माने में मूर्तिकार हुआ करते थे। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता, बिल्कुल हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो फैंस, ये क्या है? फैंस तो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। इसको कृत्रिम यानी कि खुद से बनाया जाता है। बालू या फॉस्टिक, ये क्या है? स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत तैयार की जाती थी। इन चिकनी परत के रंग प्रायः नीले, हल्के हरे रंग के होते थे। ठीक है। फैंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे और यह फैंस का एक रूप है। ठीक है।
आगे देखते हैं कच्चे माल की खोज। जो कच्चे माल है इसकी खोज कैसे हुई। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, यानी कि जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, खुद से बना है, या फिर किसान और पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे कि लकड़ी, धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, ठीक है। कोयला, सोना, चांदी ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, रूप से उपलब्ध हैं, कच्चे माल हैं। ये कच्चे माल हैं, इनसे फिर कई प्रकार की तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर, मतलब कि उदाहरण के लिए हम लोग जान सकते हैं कि किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। जो किसान कपास बनाता है, कपास उपजाता है, उसको कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई करके कपड़ा बनाया जाता है, कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें मिली हैं, जैसे चीज़ें मिली वहीं मिलती हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ का वे दूर दूर से आयात करते थे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। तो हमारा है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। कहाँ से करते थे? जो तांबा है वह आज के राजस्थान से करते थे, संभवतः ये बता रहे हैं कि अनुमान से। यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया देश ओमान से भी तांबा आयात होता था। देखिए, विदेशों से भी तांबा मंगाया जाता था। ओमान एक देश है, वहाँ से, ठीक है, ओमान। आगे देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन आयात आधुनिक ईरान, जिसको मेसोपोटामिया कहा जाता था, सॉरी इराक को मेसोपोटामिया कहा जाता है, अफ़गानिस्तान से किया जाता था। अफ़गानिस्तान और ईरान से टीन मंगवाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान और अफ़गानिस्तान से किया करते थे, ठीक है। तो सोने कहाँ से मंगवाते थे? ये सोने मंगाते थे कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर मंगवाते थे गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से, ठीक है। उसके बाद जो टीन मंगवाते थे, वे टीन कहाँ से मंगवाते थे? कांसा, ये जो टीन मंगाते थे ईरान और अफ़गानिस्तान से। सबको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तांबे मंगवाते थे ओमान और राजस्थान से। कहाँ के लोग? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अब देख लीजिए, ये एक बैलगाड़ी जैसा टाइप का दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे बैलगाड़ी टाइप का। देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाता था, कैसे ले जाया जाता था? इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा के जो लोग थे वह यातायात के लिए किनका प्रयोग करते थे? वे यातायात के लिए। पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी ऐसी प्रथा थी। ये कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं मतलब जो पुरातात्विकविद हैं, आर्कोलॉजिस्ट, वे नहीं बता पा रहे हैं कि कंफर्म रूप से नहीं कहा जा सकता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी इसी टाइप के हल केवल पुरुष ही चलाया करते थे। जैसे कि आज के ज़माने में केवल पुरुष ही हल चलाते हैं, महिलाएं हल नहीं चलाती हैं, वे नहीं बता पा रहे हैं। अगला है नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, कि वे किस तरह के भोजन खाया करते थे। तो सिंपली बात जान लीजिए यार, वे मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे, ठीक है। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे, अनाज भी उगाते थे, जानवर भी पालते थे। और चरवाहे शहरों में रहने वाले शासक, लेखक और दस्तकार खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चला है कि हड़प्पा के लोग क्या क्या खाते थे। तो यहाँ पे अनाज उगाया करते थे, गेहूँ, जौ, दाल, मटर, चना, सरसों उगाते थे, यानी कि इन सभी का ये खाना खाते थे। उसके साथ ही ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, ठीक है। यहाँ पे हल का एक दिया गया है टाइप, क्योंकि ये प्रायः लकड़ी होती थी। तो लकड़ियाँ जो है उतना साल, 2500 साल हो गया यार, मतलब लगभग 5000 साल हो गया, 7000 साल हो गया, तो वे सड़ गए हैं। संभवतः वे पानी से सड़ गए होंगे, ठीक है। ये देखिए, हल का एक नमूना यहाँ पे दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में इस टाइप के हल हुआ करते थे। हड़प्पा के लोग भैंस और बकरियाँ पालते थे। बस्तियों के आसपास के तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंड
चारा पानी की तलाश में दूर तक फैले थे। ठीक है, ये ले जाया जाता था। वे बेर फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकाते थे और हिरन जैसे जानवर का भी शिकार करते थे। कुल मिलाकर जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वे आपके जो हैं ये दोनों टाइप के खाना खाते थे। वे इस क्या बोलते हैं यार, कि वे शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे और सर्वाहारी भी थे। ठीक है, अब आते हैं कि गुजरात में हड़प्पा कालीन जो नगर हैं उनके क्या क्या चीज़ें मिली हैं, थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लेते हैं। तो देखिए, कच्छ गुजरात का एक ज़िला है और बहुत ही बड़ा ज़िला है, सबसे बड़ा ज़िला है गुजरात का, और बोल सकते हैं तो भारत का सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, बड़े बड़े द्वार रखे गए थे ताकि लोग आसानी से जा सकें। इसी नगर में खुला मैदान भी था। क्या था? एक खुला हुआ मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते थे। जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे वे यहीं पे किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी आकृति छोटी छोटी वस्तुओं में पाए जाते थे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो गुजरात में ये देखिए, गुजरात में एक बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब कि पोर्ट, जिसे हम लोग शिपयार्ड भी बोलते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी से मिलने वाली साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। यह लोथल जो नगर था, शहर था लोथल शहर, जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मोहरें और मुद्रांकन, मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबने से बनी उनकी छाप मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लोथल का बंदरगाह एक बड़ा तालाब का बंदरगाह होगा। जहाँ होगा, देखिए ये कंफर्म नहीं है, ठीक ना। फिर से मैं बता दूं कि जो प्राचीन इतिहास पूरी तरह से अंधेरे में है, वहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं होता है। ठीक है दोस्त, तो जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती होंगी, संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया जाता होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे ये बंदरगाह का एक फोटो दिया गया है। आगे बोला जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः क्या है, संभावनावश यहाँ मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबंधे मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी मिले हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मुद्रा और जो आपका मुद्रांकन है, मुहरबंदी यानी कि पैसा, हम लोग बोल सकते हैं कि सिक्का। ये देखिए यहाँ पे ये किसका चित्र है अभी हम लोग जान लेते हैं। तो फोटो में क्या बोला जा रहा है कि मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मोहर पर गीली मिट्टी पोत दी जाती थी कि ताकि पता ना लगे कि बीच में कोई चोरी वगैरह कर ली। ये भी हो सकता है जी। मोहर की छाप मोहरबंदी करते थे और अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और अगर यह मिट्टी टूट जाती है यानी कि सामान कोई कुछ चोरी करने का कोशिश किया है। ठीक है, इस तरह पैक किया जाता था, पैकिंग का काम किया जाता था। अब आता सभ्यता के अंत के रहस्य कि यह सभ्यता थी तो भाई आखिर कहाँ चली गई, खो गई या क्या हुआ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये हमारा अंतिम छोर पहुँच चुके हैं, सभ्यता के अंत के रहस्य। तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इस नगरों को छोड़ दिया। 3900 साल पहले अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया।
दूर दूर के कच्चे माल आयात में काफ़ी ज़्यादा कमी आने लगी। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। शहर की जगह और आगे शहर बनते थे वे सभी नष्ट हो गए। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं, किसी को पता नहीं। विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इनका कारण है कि कई ईंट पकाने और कई ईंधन जैसी ज़रूरत पड़ने लगी थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड और चारागाह घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन कई कारण से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। कुछ भी कंफर्म नहीं है कि यह आखिर कहाँ चला गया, कैसे खो गया। ठीक है, कोई बोलता है कि बाढ़ आ गया, कोई बोलता है सूखा आ गया। अलग अलग पुरातात्विक लोग अलग अलग अपनी धारणाएं देते हैं। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। जो भी हुआ हो, परिवर्तन तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान, सिंध, पंजाब बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके अलावा 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 में पढ़ोगे और अध्याय 8 में पढ़ोगे। ठीक है, अब आता है अन्यत्र, यानी कि अन्य। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो इसको हम लोग छोटा सा जान लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत माना जाता है वह 3-4 कारण माना जाता है। पहला माना जाता है कि यहाँ पर सूखा आ गया। ठीक है, पहला कारण क्या था? सूखा। यहाँ पे सूखा आ गया जिसके कारण लोग अनाज की कमी से भूखमरी के कारण मर गए। दूसरा कारण माना जाता है कि यहाँ पे बाढ़ आ गया जिसके कारण लोग बह गए और परिवार वगैरह सब कुछ जो है तबाह हो गया। दूसरा कारण क्या माना गया? बाढ़ को। तीसरा कारण लोगों ने दिया है कि यहाँ पर बहुत सारे मौसम परिवर्तन हो गए जो आदमी ने झेल नहीं पाए। ठीक है, उसके कारण आदमी मरने लगे। जलवायु परिवर्तन आप लोग बोल सकते हैं। चौथा कारण आप लोग बोल सकते हैं और कि यहाँ पे महामारी कुछ फैल गई थी, कुछ बड़ी महामारी फैल गई थी, बीमारी फैल गई थी जिसके कारण लोग यहाँ पे मरने लगे थे। ठीक है, ये भी बोला जाता है। पांचवा कारण बोला जाता है जो कि थोड़ा सा आपको अजीब टाइप से लगेगा। ये बोला जाता है कि यहाँ पे ब्रह्म राक्षस का आक्रमण हुआ था। ठीक है, जिसके कारण लोग यहाँ पे लुप्त होने लगे थे या फिर कुछ लोगों को खाया जाने लगा था, कुछ इस टाइप से बोला गया था। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने बहुत बहुत धारणाएं दी हैं। अब देख लेते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। तो अपने मानचित्र, एटलस मतलब मानचित्र में मिस्र को देखो। मिस्र, जिसे इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है। ठीक है, यह नील नदी के आसपास बसा है और मिस्र को नील नदी की देन भी कहा जाता है। मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। मिस्र का अधिकांश भाग क्या है? रेगिस्तान है। देखिए, लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासक करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर तक भेजी थीं। बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड कहा जाता है। आप लोगों ने मिस्र का पिरामिड का नाम सुना होगा, ये देख लीजिए, वही मिस्र का पिरामिड का यहाँ पे फोटो दिया गया है। ये मिस्र के पिरामिड है। राजा के मरने के पश्चात उसका जो शव होता था इन्हीं पिरामिडों के साथ दफना दिया जाता था और सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मम्मी। ठीक है, इन शव को क्या कहा जाता था? मम्मी। एक वेब सीरीज भी आई है इसके ऊपर, मम्मी के नाम से। उनके शव के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें होगी, उसके बाद गहने हो गए, जवाहरात हो गए, सोना चांदी, सारा कुछ, वाद्य यंत्र से लेकर म्यूजियम, मतलब जितने भी राजा की ज़रूरत की चीज़ें थी उन सभी चीज़ों को दफनाया जाता था इन पिरामिडों में। तो मालूम नहीं, अभी तक तो एक भी पिरामिड को टेस्ट नहीं किया गया है अब क्या है इनके अंदर। और इतने बड़े बड़े पिरामिड है ना कि यूनेस्को ने सभी को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। और कभी गया तो आपको भी दिखाऊंगा यार। और आगे क्या बोला जा रहा है? तो कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविका को भी दफनाया जाता था। जैसे कि जो जो सेवक था राजा के साथ, वे अगर मर गए तो जिंदा ही उनको दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे पहले ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो धन दौलत है मिस्र पर ही इन चीज़ों पर खर्च किया गया है। और इनके बारे में क्या कहना है, अपनी राय को बताइएगा कि मिस्र के लोग ऐसा यार मतलब जिंदा दफनाते थे और कुछ लोग जो है पूरा कपड़ा उपड़ा लपेट के रखते थे ताकि ऐसा लगता था कि वे मानो फिर से जिंदा हो जाएं।
अब कल्पना करके देखना है, यहाँ पे इमेजिन करना है कि तुम अपने माता पिता के साथ लगभग 4000 साल पहले लोथल और मोहनजोदड़ो जो है मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता की यात्रा करने गए हैं और वहाँ पे रहते थे। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे, तुम्हारे माता पिता यात्रा कैसे करेंगे, अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे। तो जी खाने के लिए वही जो गेहूँ वगैरह ले जाएंगे और यात्रा करेंगे किससे, तो हम लोग यात्रा करेंगे बैलगाड़ी से। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट शब्द। पहला है नगर। ठीक है, नगर को इंग्लिश में सिटी बोलते हैं और इसका मतलब होता है शहर। नगर दुर्ग, जो ऊंचे ऊंचे नगर थे उनको नगर दुर्ग कहा जाता था। शासक मतलब होता है राजा। लिपिक मतलब होता है जो लिखने वाला होता है। मुहर मतलब होता है आपके सिक्के। ठीक है, शिल्पकार मतलब जो मूर्ति वगैरह बनाता था उसको शिल्पकार कहा जाता था। धातु मतलब जानते ही हैं, लोहा जैसे हो गया धातु। ठीक है, विशेषज्ञ जो किसी खास चीज़ को करने के लिए ट्रेनिंग लेता है उसे विशेषज्ञ कहा जाता था। कच्चा माल जैसे कि आपका हो गया कपास, जो प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है, प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, अल्लाह ईश्वर भगवान जो बोलते हैं उसके द्वारा बनाया जाता है। हल तो आप लोग जानते ही हैं, खेती के लिए उपयोग में लाया जाता है। सिंचाई मतलब कि खेत में पानी पटाना। ठीक है, तो ये थे उपयोगी शब्द। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि पुरातात्विक विदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। तो उनको कुछ साक्ष्य मिले थे कपड़े के। ठीक है, उनसे यह पता चलता है कि वहाँ के लोग कपड़े पहना करते थे। और वो जो मूर्ति मिली थी पुरोहित जी की मूर्ति, वहाँ पे कैसे साल लपेटा गया था और जो डिजाइन बनाए गए थे, तो इन सभी से पता चलता है कि यहाँ के लोग जो हैं कपड़े पहना करते थे और वो भी खास सिटी टाइप के शहर के लोग हुआ करते थे। देखिए यहाँ पे सुमेलित करना है, तांबा, सोना, टीन और बहुमूल्य पत्थर कहाँ कहाँ से मंगवाए जाते थे अभी हम लोगों ने बताए थे ना। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं तांबा। तो तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था, तो तांबा राजस्थान से मंगवाया जाता था। ठीक है, सोना, सोना आपका सोने की खान कहाँ पे है, तो आप लोगों ने देखा होगा वो मूवी क्या आई है जी, कोलार वाली। तो कर्नाटक में कोनार है, वहाँ पे सोना पाया जाता है। अगला है टीन। तो टीन आपका मंगवाया जाता था कहाँ से, अफगानिस्तान से। और बहुमूल्य पत्थर, ये बहुमूल्य पत्थर मंगवाए जाते थे गुजरात से। ठीक है, तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और एक है इम्पोर्टेंट, देख लीजिए कि हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे, तो वे एक स्थान से जाने के लिए, आने जाने के लिए इम्पोर्टेंट थे। पत्थरों की बात करें तो हड़प्पा के लोग धातुओं का वे बनाते थे, व्यापार करते थे। लेखन से वे पढ़ाई लिखाई और व्यापार का काम करते थे। पहिया से वे क्या करते थे, एक स्थान से आना जाना का काम करते थे। और हल से वे कृषि वगैरह करते थे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से सजा के लिख लीजिए। तो अब जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट तिथियों के बारे में, इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो पहला है मेहरगढ़ में कपास की खेती, यह लगभग 7000 साल पहले शुरू हुई थी। अगला है नगरों का आरंभ, लगभग 4700 साल पहले शहर बसना शुरू हो गए थे। फिर आता है आपका कि हड़प्पा के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हो गई थी। बहुत सारे कारण, सूखा वगैरह, बाढ़ वगैरह, कुल मिलाकर जो भी कारण हो अंत तो हो गया। और अन्य नगरों का विकास कब हुआ, 2500 साल पहले। तो ये था आपका हड़प्पा सभ्यता का इतिहास या फिर आरंभिक नगर का इतिहास। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप क्लास 8 से लेकर के PhD तक के जितने भी कोर्सेज होते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, इंटर, सभी के आपको इम्पोर्टेंट नोट्स, क्वेश्चन पेपर यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आपके घर में कोई अन्य स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा हो, ठीक है, विशेष रूप से हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो प्लीज़ सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या हिंदी मीडियम में, तो उन तक मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उनकी हेल्प हो जाएगी, बहुत ही बड़ी हेल्प होगी क्वेश्चन पेपर वगैरह से। तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर पसंद आई हो, हमारी मेहनत अगर आपको थोड़ी सी भी भाई हो, तो लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।